भारत एक कृषि प्रधान देश है, या हम कहें भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में बसता है किसान, जो कि इस देश के लगभग 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अन्न का उत्पादन करता है। वैज्ञानिकों और इन्हीं किसानों के सफल प्रयासों के द्वारा ही आज हमारा देश कृषि में आत्मनिर्भर हो पाया है। हाल ही में कोरोना काल के समय उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों में भी जब अन्य क्षेत्र अपने आप को बचाने का संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी हमें कृषि में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या और मिट्टी के अधिक दोहन के कारण भविष्य में हमें खाद्य उत्पादन की मांग की पूर्ति कर पाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खेती करने के आधुनिक तौर तरीकों में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और इन्हीं बदलाव के कारण हम कृषि को एक टिकाऊ खेती की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं एक गांव की ओर, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले की खातेगांव तहसील के अंतर्गत आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श ग्राम अजनास की, जिसका इतिहास 200 से अधिक वर्ष पुराना रहा है, जो हमेशा से ही कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय के लिए कई गांव जैसे पायली, धायली, कौलासा, भटासा, अगरदा, पीलखेड़ी, निबोरा, मालसगौदा का केंद्र रहा है। अजनास जैन मुनि श्री दुर्लभ सागर जी एवं महान चित्रकार स्वर्गीय श्री माधव जी रेगे का जन्म स्थान है, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के गुरु भी थे। अजनास को पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा एक आदर्श गांव के रूप में 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया गया था। इस गांव में कृषि में थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ इस गांव के लिए ही नहीं, बल्कि इस गांव से जुड़े कई गांवों को प्रभावित करता है। और अगर हम भविष्य में वाकई में कृषि को एक टिकाऊ खेती के रूप में देखना चाहते हैं, तो पहले हमें आदर्श ग्राम को कृषि के लिए भी आदर्श बनाना बहुत जरूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसी गांव के डॉक्टर नरेंद्र चौहान द्वारा कृषि सर्वेक्षण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में सकारात्मक परिवर्तन करना। अजनास का कुल क्षेत्रफल लगभग 1460 हेक्टेयर है एवं इसमें से लगभग 1060 हेक्टेयर पर खेती की जाती है। वर्तमान में अजनास की जनसंख्या लगभग 6000 है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अजनास में किसानों की कुल संख्या लगभग 500 है। अजनास के किसान भी कृषि विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ के किसानों ने कृषि में होने वाले हर तकनीकी परिवर्तन को अपनाया है। यहाँ पर किसानों को ज़रूरत है तो बस सही तकनीकी ज्ञान की। अजनास में उगाई जाने वाली फसलों की बात की जाए तो खरीफ के मौसम में यहाँ पर 100% क्षेत्रफल पर सोयाबीन की फसलें ली जाती है। रबी के मौसम में किसानों द्वारा गेहूं एवं चने की फसलें मुख्य तौर पर ली जाती है। गर्मियों के दिनों में खेतों में पानी की कमी के कारण लगभग 75% भूमि को परती ही छोड़ दिया जाता है। अजनास में किसानों का मानना है कि कृषि तकनीकी ज्ञान का सही स्रोत ना होना बहुत बड़ी समस्या है। कृषि में लगभग 75% किसानों द्वारा कुछ बदलाव भी आपसी चर्चा के अनुसार ही किया जाता है। एक बात यहाँ पर अच्छी देखने को मिली कि यहाँ के लगभग 85% किसानों द्वारा फसलों की बुआई से पहले बीजों को कवकनाशी से उपचारित करते हैं।
यहाँ के किसान जैविक खेती के बारे में कुछ हद तक जानते तो है, परंतु अगर जैविक खेती करने की बात की जाए तो नगण्य है। इसका मुख्य कारण है तकनीकी ज्ञान का अभाव, कम उत्पादन, बाजार की असुविधा एवं पशुओं की संख्या में लगातार कमी का होना। जैविक खेती हम करना चाहते हैं। जैविक खेती के बारे में हमें कुछ जानकारी प्रकाश से नहीं मिल पाती है। जैविक खेती का जो महत्व है हम उसको समझते हैं, और हमारे पास अभी उसकी कोई सही दिशा में मिले गाइडलाइन तो बरोबर हर किसान करना चाहेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा पर कितनी भी करेगा वो। ये है उसके लिए जैविक से मतलब ज़मीन में भी सुधार रहेगा, ये उर्वरक नहीं देगा, हार्ड ज़मीन जो है ये आज ये सब चीज़ से बच जाएगा आदमी। अजनास में जैविक खाद की बहुत कम मांग है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि किसानों को भरपूर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जैविक खाद क्या रिजल्ट निकालता है, क्या नहीं निकालता है। इसलिए किसानों को जाके अधिक मात्रा में उन्हें समझाया जाए तो उन्हें जानकारी मिलेगी। और बाजार भी यहाँ जैविक मार्केट के हिसाब से बाजार में जैविक दवाई का कोई विक्रेता बहुत कम है, और किसानों को इसी कारण के उपयोग किसान इस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर देखा गया है कि यहाँ के किसानों द्वारा फसलों की बुआई के लिए बहुत अधिक बीज दर का उपयोग किया जाता है। अगर हम सोयाबीन की बुआई की बीज दर की ही बात करें तो यहाँ के लगभग 80% से ज़्यादा किसानों द्वारा आवश्यकता से अधिक बीज दर का उपयोग किया जाता है। किसानों को सोयाबीन की अनुशंसित बीज दर 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह किसानों द्वारा 80 से 135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज दर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें गेहूं के बीज दर की तो किसानों द्वारा अनुशंसित बीज दर 90 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह 170 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज दर का उपयोग किया जाता है। यहाँ के 100% किसानों द्वारा अनुशंसा से कहीं अधिक बीज दर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह चने की बुआई के लिए भी किसानों द्वारा अनुशंसित 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर की जगह 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज दर का उपयोग किया जाता है। चाहे हम सोयाबीन की बात करें, गेहूं की बात करें या फिर चने की फसल की बात करें, सभी में एक अनुशंसित बीज दर का ही उपयोग करना चाहिए। अगर हम फसलों के उत्पादन की बात करें तो अजनास में सोयाबीन का उत्पादन 10 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जाता है, और औसत उत्पादन की बात करें तो 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जाता है। अजनास की उत्पादकता भारत एवं मध्य प्रदेश के औसत उत्पादन से अधिक है, परंतु अन्य देशों की बात की जाए जैसे ब्राज़ील, अमेरिका, अर्जेंटीना का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक लिया जाता है। इसलिए हमें अधिक उत्पादन हेतु बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सोयाबीन की अलग अलग किस्मों की बुआई करना चाहिए। सोयाबीन में हमेशा संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। बुआई के समय 100% बीजों को किसी कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए। ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम के माध्यम से सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए। अब हमें सोयाबीन के अलावा अन्य फसलों की संभावनाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसी तरह अजनास में गेहूं का उत्पादन 30 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जाता है, और औसत रूप से गेहूं का उत्पादन 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जाता है। परंतु अन्य देश जैसे चीन और फ्रांस आदि की तुलना में यहाँ का औसत उत्पादन बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर गेहूं के अधिक उत्पादन की संभावना को देखते हुए
सर्वप्रथम किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग 3 से 4 बार में करना चाहिए, जिससे कि इसकी उपयोग क्षमता में वृद्धि हो सके। चना रबी की एक मुख्य फसल है। अजनास में चने का उत्पादन 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है और चने का औसत उत्पादन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जाता है। चने का उत्पादन भारत या मध्य प्रदेश के औसत उत्पादन से अधिक है, परंतु अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया के उत्पादन से कम है। यह क्षेत्र चने के अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है, परंतु यह क्षेत्र अब विभिन्न बीमारियों के साथ संघर्ष कर रहा है और चने की फसल हर साल यहाँ बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए किसानों को अपने एक ही खेत पर बार बार चने की फसलें नहीं लेनी चाहिए। बुआई से पहले बीजों को किसी कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए। मिट्टी को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें फसलों में रासायनिक खाद की, तो यहाँ के किसान सोयाबीन की फसल में बहुत कम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। असल में देखा जाए तो लगभग 20% किसान ही सोयाबीन की फसल में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। इसमें भी डीएपी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सोयाबीन के लिए अनुशंसित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की 20-60-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह 11-28-0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का ही उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि सोयाबीन में किसानों द्वारा असंतुलित पोषक तत्वों का उपयोग किया जा रहा है। अगर हम गेहूं की फसल में रासायनिक खाद के प्रयोग की बात करें तो मुख्य रूप से डीएपी, इफ्को एवं यूरिया उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जिन किसानों द्वारा उर्वरक के रूप में डीएपी एवं यूरिया उर्वरक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, इनके द्वारा गेहूं के लिए अनुशंसित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की 100, 80, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह 88, 60 और 0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है। और जिन किसानों द्वारा रासायनिक खाद के रूप में डीएपी की जगह इफ्को एवं यूरिया उर्वरक का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, इनके द्वारा गेहूं के लिए अनुशंसित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की 100, 80 एवं 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर की जगह 72, 40 एवं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह चने की फसल में भी किसानों के द्वारा मुख्य रूप से डीएपी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ही किया जाता है। किसानों द्वारा चने के लिए अनुशंसित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की 20, 60, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह 13, 34 एवं 0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर का उपयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि किसानों द्वारा रासायनिक खाद के द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग सोयाबीन, गेहूं एवं चने की फसल में पूर्णतः असंतुलित है। किसानों को फसल की मांग एवं मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता के अनुसार ही फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। एक बात चिंतित करने वाली है कि यहाँ के किसानों द्वारा पोटाश उर्वरक का प्रयोग फसलों में बहुत कम किया जाता है, जो कि भविष्य में फसल उत्पादन की दृष्टि से ठीक नहीं है। पोटाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है एवं यह
फसलों को कीट एवं बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसलिए किसानों को अपने खेतों में फसलों की मांग के अनुसार पोटाशिक उर्वरकों का प्रयोग भी करना चाहिए। जिस प्रकार हमें जिंदा रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसी तरह पौधों के लिए भी 17 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इन तत्वों की कमी या अधिकता फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। और अगर हम मुख्य प्रथम पोषक तत्व की बात करें तो यहाँ पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं द्वितीय पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। इसके साथ ही अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो मुख्य रूप से जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एवं निकल है। अजनास की मिट्टियों के परीक्षण के आधार पर पाया गया कि अजनास की मिट्टियों में पोषक तत्व की कमी एवं अधिकता पाई गई है। अजनास की मिट्टियां किसी समस्या से प्रभावित तो नहीं है, परंतु अजनास की लगभग 40% मृदा में जैविक कार्बन की कमी एवं 60% मृदा में जैविक कार्बन मध्यम पाया गया है। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, परंतु अजनास के लगभग 70% मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई गई। अजनास की लगभग 41% मृदा में फास्फोरस मध्यम एवं 59% मृदा में फास्फोरस की अधिकता पाई गई है। यहाँ के लगभग 72% मृदा में पोटाश मध्यम एवं 28% मृदा में पोटाश की अधिकता पाई गई है। इसी तरह अजनास की लगभग 22% मृदा में सल्फर की कमी एवं 78% मृदा में सल्फर मध्यम पाया गया है। यहाँ एक चिंता का विषय है कि यहाँ के लगभग 62% मृदा में जिंक की कमी एवं 38% मृदा में जिंक मध्यम पाया गया है। अगर हम लोहा की बात करें तो यहाँ के लगभग 20% मृदा में लोहा की कमी एवं 80% मृदा में लोहा मध्यम पाया गया है। इसी प्रकार यहाँ के 26% मृदा में बोरान मध्यम एवं 74% मृदा में बोरान की अधिकता पाई गई है। इसी प्रकार यहाँ की मृदा में तांबा एवं मैग्नीज की अधिकता पाई गई है। इसलिए किसानों को हमेशा अपने खेतों में मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक पदार्थ हमारी मिट्टी की आत्मा है, इसलिए किसानों को अपने खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। हम गोबर की खाद, केचुए की खाद या कंपोस्ट को जैविक खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मृदा में जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। साथ ही साथ मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। परंतु भारत की लगभग 64% मृदा में जैविक कार्बन की कमी पाई गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की मृदाओं की तो केवल 26% मृदाओं में ही जैविक कार्बन की अधिकता पाई गई है। अगर हम देवास जिले की मृदाओं की बात करें तो यहाँ की लगभग 84% मृदाओं में जैविक कार्बन की कमी पाई गई और अजनास के लगभग 40% मृदाओं में जैविक कार्बन की कमी पाई गई। मृदाओं में घटती हुई जैविक कार्बन की मात्रा हम सब के लिए एक चिंता का विषय है एवं भविष्य में फसल उत्पादन के लिए यहाँ एक अलार्म भी है। सर्वेक्षण के दौरान यहाँ की एक और मुख्य समस्या की ओर ध्यान आकर्षित होता है, जैसे कि किसानों के द्वारा रबी की फसलों की कटाई के पश्चात
फसल अवशेषों का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए किसानों द्वारा इनमें आग लगा दी जाती है, परंतु फसलों के अवशेषों को जलाना इसके प्रबंधन का सही तरीका नहीं है, क्योंकि अध्ययनों में पाया गया है कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा में जीवांश पदार्थ 100% जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ पौधों के लिए अन्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन 90%, सल्फर 60%, फास्फोरस 25% एवं पोटेशियम में 20% तक की हानि हो जाती है। और खेत में अब गेहूं की कटाई हो चुकी है और अब हमारे को मूंग बोना है, इसलिए अब ये खेत की सफाई सेज में करना है तो अब ये ट्रैक्टर वेक्टर में बहुत पैसे लग जाते हैं, इसलिए हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। या अब हमारे को ये नलवाई सफा करने के लिए अब इसको जलाना हमारी मजबूरी है। जब हम मिट्टी को एक जीवित पिंड के रूप में देखते हैं तो फसल अवशेषों को जलाने के बजाय किसी अन्य तरीके से इसका प्रबंधन करना चाहिए। या तो इनको जैविक खाद बनाकर फसलों में उपयोग करना चाहिए या फिर इन फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दिया जाना चाहिए, जो कि मृदा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। सैटेलाइट से प्राप्त पिक्चर के माध्यम से हम अजनास में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली गेहूं एवं चने की फसल को आसानी से देख सकते हैं। इसके पश्चात फसल अवशेषों में लगाई जाने वाली आग को भी हम आसानी से देख सकते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त परिणामों को जब एक दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से गांव के किसानों के बीच साझा किया गया तो किसानों का भी मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस प्रकार की जानकारी किसानों के बीच समय समय पर साझा होनी चाहिए, जिससे कि खेती करने के तरीकों में आवश्यक बदलाव किया जा सके। ग्राम पंचायत अजनास में आज डॉक्टर नरेंद्र चौहान जी के द्वारा ये जो जानकारी दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक जानकारी दी गई है और इसको समय समय पर दिया जाना चाहिए ताकि किसानों का इसका बहुत उचित से उचित लाभ मिले और किसान इसका फायदा ले सके। किसानी है मेरे पास, मैं खेती करता हूँ, लेकिन उससे अच्छी तरीके से हम खेती नहीं कर पाए क्योंकि हमारे को तकनीकी ज्ञान कम है। कोई आदमी या कोई इंसान या कोई वैज्ञानिक तरीके से हमारे को बताया जाए कि इस तकनीक तरीके से खेती करो तो हम वो अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। कोशिश यही है हमारी कि अच्छी से अच्छी खेती हम मिट्टी परीक्षण की जानकारी नहीं, कहाँ से कराना कहाँ से नहीं कराना। बाकी मिट्टी परीक्षण कराना भी है, मिट्टी परीक्षण से फायदे भी है, तो वो जानकारी हमें अभी उपलब्ध नहीं है। अजनास में सर्वेक्षण के दौरान ये देखा गया है कि यहाँ के किसान तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हैं और वो इस तकनीकी से और आगे बढ़कर नई नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं। बस एक चीज़ की कमी देखी गई है और वो है उनके पास नॉलेज। अगर उनको सटीक और सही नॉलेज हो तो डेफिनेटली यहाँ के किसान वो करने के लिए उत्सुक है, चाहे वो मिट्टी परीक्षण की बात हो, चाहे वो फसल अवशेषों को जलाने की बात हो, चाहे वो नई नई वेराइटियों को उगाने की बात हो। किसान
सक्षम है इन चीज़ों को करने के लिए। समस्या ये देखी गई कि हमारे पास ज्ञान का सही स्रोत नहीं है। जो भी ज्ञान है हमारे पास वो आपसी डिस्कशन करके ही जो निष्कर्ष निकलता है उन्हीं चीज़ों को हम खेतों में अपनाते हैं। अगर हमारे पास एक वैज्ञानिक ज्ञान है तो हम इस खेती को और नए स्तर तक ले जा सकते हैं। अजनास में जो नरेंद्र भैया चौहान के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, इस प्रकार के प्रशिक्षण की किसानों को सख्त जरूरत है और इसी प्रकार से और अधिक मात्रा में किसानों को इस टाइप की राय दी जाए। इससे किसानों में जागरूकता पैदा होगी और कृषि अच्छी खेती करने के लिए सहयोग प्रदान होगा। मिट्टी में लगातार जैविक पदार्थों की कमी होना एक चिंता का विषय है। हमारे पूर्वजों द्वारा जो मृदा हमें विरासत में मिली है, हम उसका लगातार दोहन करते जा रहे हैं और यही सिलसिला चलता रहा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बंजर ज़मीन छोड़कर जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर चाहे हम बात करें विश्व स्तरीय मिट्टी बचाओ आंदोलन की, जो कि सतगुरु जी द्वारा 27 देशों की 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर मिट्टी बचाने के लिए दिया गया संदेश हो, या फिर हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य पत्रक योजना के अंतर्गत 23 करोड़ से अधिक बनाए गए सॉइल हेल्थ कार्ड की। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य मृदा संरक्षण है, साथ ही साथ वर्तमान एवं भविष्य के लिए मृदा को स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाए रखना है। अगर हमें वाकई में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बदलाव की ज़रूरत है तो यहाँ एक सही समय है। आज हम जैविक खेती की बात तो कर रहे हैं, परंतु रासायनिक खेती का जैविक खेती में अचानक परिवर्तन करना कहीं ना कहीं फसल उत्पादन की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, क्योंकि फसल उत्पादन में हमको गिरावट निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो क्यों ना हम खेती में एक नए अवधारणा की ओर चलें। 10% फार्मिंग, जी हाँ 10% खेती। इसके लिए हमें हमारी कुल भूमि का कम से कम 10% क्षेत्रफल पर जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाए और समय एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएं। तो क्यों ना जब सारी दुनिया वर्ष 2023 को श्री अन्न या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के रूप में मना रही है, तो क्यों ना हम इस 10% क्षेत्रफल पर जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, चीना आदि फसलें उगाई जाए जो पोषक तत्वों से भरपूर है और विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से उगाई जा सकती है। यह मृदा स्वास्थ्य के साथ ही साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी वरदान साबित होगी। एक बात तो हमें ध्यान रखनी ही होगी कि मिट्टियाँ अमूल्य है, इसे समझना और जानना होगा। इनकी जगह हमें अपने आप को रखकर देखना होगा और कहना ही होगा कि मिट्टी मतलब मैं।
डॉक्टर नरेंद्र चौहान जी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री अजनास गांव के ऊपर एक किसानों के हित में एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। जैसा कि हमारी कृषि की आवश्यकता है, हमारी जो वर्तमान कृषि है क्या चाहती है, जिससे कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेवल है उस लेवल हमारे किसान पा सके, और उस लेवल को पाने के लिए डॉक्टर चौहान द्वारा जो प्रयास की जा रहा है अपने गांव के विकास में, ये एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत सराहनीय पहल है। ये पहल इसलिए सार्थक है कि जो हमको जब तक अपनी कृषि की कमियां नहीं पता लगेगी तब तक हम अपने विकास नहीं कर सकते। तो डॉक्टर चौहान ने लगातार इस विषय में, एक गांव मान लें उसको एक जैसे पूरा राज्य होता है, पूरा प्रदेश होता है, पूरा देश होता है, उस मान के उन्होंने जो उस गांव में काम किया है और उस गांव की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं थी और हमारी कमियां थी उनके ऊपर उन्होंने काम किया और अपने किसानों को ये संदेश देने में सफल रहे कि यदि हम भी इन चीज़ों को, जो हमारी गलत चीज़ें हैं, जो हमारी प्रकृति को नुकसान करा रही, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करा रही, जो हमारी भूमि को नुकसान करा रही है, यदि हम उनका ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसा कि उनका संदेश है कि भूमि हमारी एक जैविक पिंड है और जैविक पिंड को यदि हम मृत में कन्वर्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होता है। तो यदि हम अपनी भूमि को विकसित कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे जो हमारी फसल की जो नरवाई जलाई जाती है उसको बंद करना और हमारी भूमि में जीवाश्म तत्वों की मात्रा बढ़ाना, क्योंकि ये सबसे मूलभूत कारण है कि यदि हमारी भूमि में जो उपलब्ध जीवाश्म तत्वों की मात्रा है वो 0.35 और 0.4 के लगभग आ गई है, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। यदि हम उसको 0.75 पर ले जाएं तो आज जो उत्पादन है उससे हमारा जस्ट डेढ़ा उत्पादन हो सकता है। और उस विषय में डॉक्टर चौहान द्वारा जो एक टिकाऊ खेती के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रख के और हमारे किसान के हित में अजनास गांव में, जो कि एक बड़ा आदर्श गांव है और प्रगतिशील गांव है, वहां के किसानों का उन्होंने सहयोग लिया और उनको एक नई दिशा दी, जिससे कि हम जो विकासशील देश भारत है हमारा, हम विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा सकें। और यदि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारी कमियाँ हैं, तो निश्चित ही हम कृषि को एक लाभ का धंधा बना सकते। डॉक्टर